So previously we were done with our topic of resolving power और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, पर पोलराइजेशन समझने से पहले आज हमें थोड़ा सा फिर से लाइट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले थोड़ा सा लाइट को इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन हम मूव करेंगे पोलराइजेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है पोलराइजेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ लर्निंग वर्क है हल्का सा एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, सो लेट अस से कि लाइट क्या होती है। तो लाइट इज बेसिकली अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो मोशन तो आगे की तरफ करती हैं लेकिन उनके पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं, यानी कि वेव जा रही है इस तरफ, ठीक है, मुझसे दूर जा रही है वेव और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होंगे, अप एंड डाउन। ठीक है ना, तो इस तरह की जो वेव होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या थी अगर आप लोगों को याद हो, जैसे साउंड वेव आगे जा रही है, पार्टिकल भी आगे पीछे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव से कोई काम नहीं है, हमारा काम ट्रांसवर्स वेव से है बिकॉज लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लाइट कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब इसका जो मोशन है वो ट्रांसवर्स है प्लस इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब ये अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर तीन चीजें डोमिनेटिंग होती हैं। वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा लाइट की या फिर उस वेव की वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग जितनी भी वेव्स देखते हैं हमारी लाइफ में चारों तरफ, उसमें मैक्सिमम जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। ठीक है ना, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, इसका सिंबल है कैपिटल ई। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड, इसका सिंबल है कैपिटल बी, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो फर्दर बनाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को रिक्रिएट करते रहते हैं और इस तरह से ये वेव है ना ये आगे की तरफ मोशन करती रहती है। तो इस वेव को किसी मटेरियल की या किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है अपने प्रोपेगेशन के लिए, और आप सबको पता है कि लाइट वैक्यूम में से भी पास कर लेती है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये सब आप थ्योरी पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आप ऑलरेडी उसमें ये सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं, बट जस्ट फॉर रिकॉल पर्पज मैं आपको ये याद करवा रहा हूं। ठीक है, अब इस वेव में खास बात क्या होती है, इस वेव के अंदर तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इस डायग्राम से देखो तुम लोग समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में है इस तरह से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से, ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इस तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है, और लाइट की वेलोसिटी किस तरफ है, लाइट किधर जा रही है, लाइट इधर जा रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए ये थंब देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाले फिंगर, दिस फिंगर, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ब्लैक बोर्ड के अंदर बाहर मोशन कर रहा है और लाइट किधर जा रही है, वो इस तरफ जा रही है। तो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस डायग्राम से बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ईएम वेव्स की एक तरह से नेसेसरी कंडीशन है कि वहां पे ये तो होना ही है, मतलब तीनों जो फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि जो लाइट है ना वो इधर ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रही है। लेट अस सपोज दैट कि लाइट ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रही है। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो लाइट के परपेंडिकुलर होगा, देखो मैग्नेटिक भी होगा और इलेक्ट्रिकल भी होगा, बट पोलराइजेशन में ज्यादा लिंक क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड से है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑनली। ठीक है, तो ये लाइट है ना वो ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर हो सकता है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है कॉपी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, जस्टिफाइड। देखो लाइट ऐसे बाहर आ रही है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ये है। ठीक है, हो सकता है अगेन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अभी भी तो ये 90 डिग्री है, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये अभी भी 90 डिग्री है, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर बन सकते हैं जो कि क्या होंगे, सब वेलोसिटी के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं इस चीज को समराइज करने की कोशिश करूं तो देखो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, ये सारे वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है ना। तो ऐसी लाइट, ये एक नॉर्मल लाइट है, लाइट के अंदर ऐसा ही होता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में हो सकता है, पर हर केस में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। लेकिन अगेन ये बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, और ऐसी लाइट को हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये जो लाइट है जिसके अंदर रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो फिर पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन का मतलब है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीपल डायरेक्शंस में क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, हम उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे टू वाइब्रेट इन ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करिए, अगेन फिर से मैंने ये कॉपी ले ली, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी देखो, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और सपोज करते हैं कि लाइट ना उधर जा रही है, मुझसे दूर जा रही है लाइट, ठीक है, इस तरफ मोशन कर रही है, तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी तरह से हो सकता है ना। ये सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड है अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो ये सब इस तरह से आगे आगे जब लाइट बढ़ रही है तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर लाइट पोलराइज्ड है तो क्या होगा, ये एक ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस तरह से, आगे देखो ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और ये इसी तरह से मोशन करता रहेगा, यानी कि अब ये वेक्टर बदलने नहीं वाला, ठीक है ना, यानी ये एक ऐसा ही मोशन रहने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, वो होते तो परपेंडिकुलर है, चाहे वो लाइट पोलराइज्ड हो या अनपोलराइज्ड हो, वो होंगे तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मगर पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो मोशन है ना, जो वाइब्रेशन है, वो हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इन वन प्लेन, वो एक ही प्लेन में होगी, ऐसा नहीं है कि बार बार वो अपना प्लेन बदलती रहे, ठीक है ना। तो ये जो लाइट है, अब इसको मैं बोल सकता हूं ये पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट है। अगर ऐसे लाइट बाहर आ रही है तो ये वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो ये क्या होगा, हमारी पोलराइज्ड लाइट होगी, और ये हमारी क्या होगी, अनपोलराइज्ड लाइट हो गई, ठीक है। अब लाइट के पोलराइज्ड होने से क्या फर्क पड़ता है या क्या होता है, देखो लाइट के पोलराइज्ड होने से बेसिकली लाइट की जो ग्लेयर है ना वो खत्म हो जाती है। अब ग्लेयर क्या होती है, क्या तुम लोगों ने कभी बल्ब की तरफ देखा होगा, ठीक है ना। तो मोस्टली अगर तुमको इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं 100 वाट के बल्ब, ट्रांसपेरेंट पीले कलर वाले, है ना, उनकी तरफ देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा उनमें से ना ऐसे लाइट बाहर आ रही है इस तरह से, है ना, वो लाइन सी बाहर आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अगर तुमने किसी पोलराइज्ड लाइट को देखा, ठीक है ना, तो उसमें से वो लाइनें ना वो बाहर आती हुई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पोलरॉइड आर द डिवाइसेस और यू कैन से द मटेरियल्स व्हिच कैन पोलराइज द लाइट, ठीक है ना। पोलरॉइड आते हैं मार्केट के अंदर, आप सब लोगों ने देखा होगा, पोलरॉइड वाले चश्मे आते हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स वगैरह पहनते हैं वो पोलरॉइड वाले चश्मे। हम लोग 3D मूवीज देखने जाते हैं तब हम लोग पहनते हैं वो पोलरॉइड वाले चश्मे। तो वो क्या करते हैं, वो ग्लेयर को खत्म कर देते हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अगर आप वो चश्मे पहन के उस बल्ब की तरफ देखें, ठीक है ना, तो जब आप चश्मे पहन के उस बल्ब की तरफ देखेंगे ना तो क्या होगा, आपको वो बल्ब में से निकलने वाली जो लाइट्स है ना वो दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली पोलराइजेशन का मतलब होता है लाइट की ग्लेयर एक तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कि लाइट क्या है। तो लाइट इज बेसिकली अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जिसके अंदर तीनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीपल डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, उसकी वाइब्रेशन को एक ही प्लेन में। अगर हम ऐसा कर पाए, ठीक है, तो लाइट क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। और लाइट को पोलराइज करते हैं पोलरॉइड्स, ठीक है। अब लाइट की और भी तरीके हैं जिनसे लाइट को क्या किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है, वही हमें बस इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हमारा चैप्टर बेसिकली है क्या, मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग लाइट, बेसिकली यही है, ज्यादा हमें डीप में इसमें चैप्टर में जाना नहीं है, ठीक है। तो लेट अस नोट दिस एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। सो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोलराइजेशन क्या है। तो पोलराइजेशन को बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर देखो ये जो है ना हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। अब अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसे लाइट देखो ऐसे बाहर आ रही है ब्लैक बोर्ड से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मल्टीपल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाना बुक में बार बार पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग इन जनरल जब भी हमें अनपोलराइज्ड लाइट बनानी होती है ना, हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट्स दिखाए हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के, वन के इस तरह से अप एंड डाउन वाइब्रेशन कर रहा है, एंड सेकंड कंपोनेंट किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, इस तरह से, यानी कि ब्लैक बोर्ड के बाहर और अंदर, और एक अप एंड डाउन, ठीक है। तो यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं आपके पास, एक देखिए मेरा थंब जो कि क्या कर रहा है, अप एंड डाउन वाइब्रेशन कर रहा है, और एक ये मेरी फिंगर जो किस तरह से वाइब्रेशन कर रही है, ब्लैक बोर्ड से बाहर और ब्लैक बोर्ड के अंदर। तो अब देखो वेलोसिटी किस तरफ होगी लाइट की, वेलोसिटी होगी इस तरफ, ये जिस तरफ मेरा चौक है, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी या तो लाइट मेरे हाथ से बाहर आएगी, ठीक है, इस तरह से, या फिर इस तरफ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों ने
सारी पॉसिबल डायरेक्शंस के लिए दो ही यूनिक वेक्टर बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, जिसके अंदर क्या है, लाइट में वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोलराइज्ड लाइट की, देखो क्या चेंज आएगा लाइट के पोलराइज होने के बाद, कि जो लाइट है ना उसका जो वेक्टर है इलेक्ट्रिकल फील्ड वो सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन करेगा। तो उसका एक ही प्लेन है, मतलब ब्लैक बोर्ड के वाले प्लेन में ही वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे देखोगे तो शायद इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये, अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन देखो प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फैक्टर से। ठीक है ना, यानी कि आप लोग सिर्फ ये बनाएंगे कि एक ही यूनिक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा है। अब ये भी हो सकती है और ये भी चलेगी, सिर्फ डॉट्स, ओनली डॉट्स या फिर ओनली एरो, इसमें दोनों मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट में दोनों तरह के वाइब्रेशन है। ठीक है ना, तो ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है एंड अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसी तरह से क्या है, लाइट को रिप्रेजेंट करना है, अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह से और पोलराइज्ड लाइट को इस तरह से। ठीक है ना, अब लाइट पोलराइज होती कैसे, ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करूं कि हम कोई मार्केट से कोई मटेरियल या डिवाइस खरीद कर लेके आए जो लाइट को पोलराइज करते हैं, तो यस आप ये तीन तरह के डिवाइसेस लेके आ सकते हैं। वन इज द टॉर्मलिन क्रिस्टल। ठीक है, टॉर्मलिन क्रिस्टल एक ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल है, जिसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं कि वो लाइट को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। उसकी जो ऑप्टिकल एक्सेस होती है, ठीक है, वो लाइट को पोलराइज कर सकती है। इन जनरल देखो किसी की भी वर्किंग निकोल प्रिज्म को छोड़कर, वो भी अब ऊपर से पार्शियली वर्किंग हमारे सिलेबस में है, अदरवाइज हमें इनकी वर्किंग के बारे में ज्यादा देखना नहीं है। एंड निकोल प्रिज्म की बात करें तो इट इज ए काइंड ऑफ प्रिज्म जिसमें हम एक गम यूज करते हैं स्पेशल, जो कि लाइट को क्या करती है, पोलराइज करती है। उसके बारे में हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। एंड पोलराइड शीट, पोलराइड शीट भी अगेन क्या करती है, लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और वो कंपोनेंट एब्सॉर्ब कर लेती है जो क्या है, एक प्लेन के होते हैं और दूसरे प्लेन वाले कंपोनेंट बच जाते हैं। ठीक है ना, तो मोटा मोटा आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये तीन डिवाइसेस हैं मेनली जो से हम लाइट को क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारे फिनोमिनन है जिससे लाइट पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली जो पोलराइजेशन मैंने आपको समझाई है, ये पोलराइजेशन होती है लीनियर या फिर प्लेन पोलराइजेशन। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये जो पोलराइजेशन है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर है वो एक ही प्लेन में है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन या फिर लीनियर पोलराइजेशन। इसके अलावा सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन भी होती है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अपने सिलेबस में सिर्फ लीनियर और प्लेन पोलराइजेशन है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। जब भी मैं बोलूंगा वर्ड पोलराइजेशन, तो उसका इन जनरल मतलब लीनियर पोलराइजेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ही हमारे सिलेबस में हमें स्टडी करनी है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो एंड देन वी विल सी पोलराइज। सो इन दिस डायग्राम व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दी कि लाइट देखो कैसे पोलराइज होती है विद द हेल्प ऑफ पोलरॉइड्स। ठीक है, तो ये है हमारी अनपोलराइज्ड लाइट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की दोनों वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, दोनों ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, और जब हम किसी पोलरॉइड में से इसको निकालेंगे तो क्या होगा, लाइट देखो पोलराइज होगी। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये एक ओपनिंग बनाई है, ठीक है, इसको बोलते हैं पास एक्सिस। ठीक है, ये पोलरॉइड है और ये पोलरॉइड की क्या है, पास एक्सिस है। वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर हो, सॉरी पैरेलल होगा, ठीक है, वो तो पास हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पास एक्सिस कुछ इस तरह से है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो इसमें से निकल गया। अब ये वाला कंपोनेंट होगा उसको ये रोक लेगा और वो कंपोनेंट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इस पोलरॉइड को इस तरह से रख देता, इस तरह से थोड़ा सा विजुअलाइज करना। ठीक है, यानी कि हमने इसको इस तरह से रख दिया है। ठीक है, ये इसकी पास एक्सेस है, मेरी उंगलियों की जो ओपनिंग है वो क्या है, पास एक्सेस, और हमने इसको इस तरह से रख दिया। तो अब क्या होगा, ये जो कंपोनेंट इस तरह से आ रहा है वाइब्रेट करता हुआ, ठीक है, वो तो इधर से निकल जाएगा। ठीक है, और जो कंपोनेंट इस तरह से आ रहा है वो क्या होगा, वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर अपन वैसे लोगों परफेक्टली बना देता अगर 2D शेप में, तो आपको कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे सिर्फ एक सीधी लाइन दिखती है ना। तो मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाली लाइट इसको इनपुट दी जाए तो आउटपुट क्या आएगी, सिर्फ ये। अगर ये भी पोलराइज्ड लाइट है और ये भी पोलराइज्ड लाइट है, बस दोनों ही लाइट्स का प्लेन अलग अलग है। ठीक है ना, तो पोलराइजर क्या करता है, पोलराइजर बेसिकली अपनी पास एक्सिस में से लाइट का कोई एक ही वाइब्रेशन पास होने देता है, दूसरे वाइब्रेशन को वो क्या करता है, रोक लेता है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं कि अगर मैं यहाँ पर ये वाला पोलराइजर मैं यहाँ पर रख दूं इस तरह से, तो देखो क्या होगा, क्या होगा,
यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर लाइट का वो कंपोनेंट पास हो सकता है जो कि किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा हो, इस तरह से, है ना, ब्लैक बोर्ड के जो अंदर और बाहर मोशन कर रहा हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो कंपोनेंट तो है नहीं, हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट की वजह से पास ही नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्चुअली में लाइट ही नहीं मिलेगी, नो लाइट, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि पोलरॉइड किस तरह से काम करते हैं। पास एक्सिस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वही वाइब्रेशन पास करेगी पास एक्सिस में से, जो उसके क्या होगी, पैरेलल होगी, और बाकी दूसरी वाइब्रेशन क्या होगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड एक लॉ पढ़ने वाले हैं, तो जस्ट नोट इट डाउन। So next is our very important law which is Malus law, ठीक है ना। और इस लॉ के अंदर एक्चुअली हम ये देखेंगे कि जब लाइट की पोलराइजेशन होती है तो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने काफी ज्यादा पढ़ा है इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो लेट अस सी कि अगर किसी पोलराइजर में से लाइट पास करती है तो इंटेंसिटी के साथ क्या होता है, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पर ये एक पोलराइजर है और इसमें से मैंने एक लाइट पास करी है, लाइट रे, और इसकी इंटेंसिटी जो है वो है 2I0, ठीक है। जब ये पोलराइजर में से पास होगी ना तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट टाइम जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइजर में से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ठीक है ना। तो बड़े सिंपल है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इजी करने को यहाँ पे 2I0 और I0 लिया, आप चाहे तो I0 और I0/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि हम लोगों ने पोलराइजर में से लाइट तो पास कर दी, ठीक है, देन अगेन हमने पोलराइजर के आगे एक और पोलराइजर रख दिया, ठीक है ना। इस पोलराइजर को इन जनरल हम लोग बोलते हैं एनालाइजर, ठीक है। अब एनालाइजर बोलो पोलराइजर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा, क्या अब ये I0 इधर I0/2 हो जाएगा, नो, अब ये I0/2 नहीं होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि जो एनालाइजर है और ये इधर से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर कितनी इंटेंसिटी आने वाली है, ठीक है। सपोज करिए कि ये लाइट इधर से बाहर आई इस तरह से, ठीक है ना। ये लाइट आई है इधर, ये I0 है, ठीक है, इधर ये 2I0 था, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, और ये इधर आके इस तरह से पोलराइज होती है, ठीक है। अब ये पोलराइज्ड लाइट के सामने ये हमारा एनालाइजर रखा हुआ है इस तरह से, ये देखो, ये एनालाइजर मैंने सिर्फ पास एक्सिस बनाई है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी लाइट इधर से निकल जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट पे क्या आएगा, ये आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, आपने इनपुट क्या दिया था I0 और आउटपुट भी क्या आ गया I0, ठीक है। सेकंड केस में देखो हम लोग क्या सोच सकते हैं, सेकंड केस में हम लोग सोच सकते हैं कि सपोज करो लाइट तो आ रही है इस तरह से, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पास एक्सिस है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये जो लाइट आ रही है उसमें सिर्फ इतना पोर्शन ही अंदर आ पाएगा, यानी कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इतना पोर्शन, ठीक है। ये जो बाकी का ऊपर वाला पोर्शन है वो तो गायब ही हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पास एक्सिस है और ये लाइट है, इसके बीच में ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इनपुट क्या दिया था, यहाँ पर ये इनपुट एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड है इनपुट का A0, और मान लेते हैं ना आउटपुट मिल रही है A, और इधर A0 के बराबर था, बट इन दिस केस इनपुट तो है A0 और आउटपुट क्या मिल रही है, कुछ भी A, और वो A0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट आती है वो डिपेंड करती है थीटा के ऊपर, ठीक है ना। इन थर्ड केस अगर मैं ऐसा कर दूं यहां पर कि लाइट तो है इस तरह से और पास एक्सिस है इस तरह से, तो क्या होगा, आउटपुट ही नहीं आएगा, इट विल बी 0, है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि टोटली एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है जो आउटपुट आ रही है, ठीक है। और यहीं से हम इस लॉ के जनरल टर्म्स डिराइव करेंगे। लॉ के जनरल टर्म्स क्या है कि जो इंटेंसिटी आउटपुट पे आती है फ्रॉम द एनालाइजर, व्हाट इज एनालाइजर, इट इज योर सेकंड पोलराइड, ठीक है ना। जो इंटेंसिटी आती है फ्रॉम द एनालाइजर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज द, यहां पे लिखते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर पास एक्सिस। मैंने क्यों पोलराइजर क्यों लिया, मैंने लाइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेसिकली देखो जो इस पोलराइजर में से लाइट निकलेगी तो वो होगी तो पास एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल चीजें तो सेम ही एंगल बनाती हैं। अब लाइट तो दिखेगी नहीं, ठीक है, तो ये एक्सिस तो दिख रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालो। अभी इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री,
भाई दोनों पैरेलल है तो ये भी एंगल 0 डिग्री है, और देखो लाइट और इसके बीच में एंगल निकालोगे तो वो भी तो 0 डिग्री है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसके बीच में एंगल निकालो या लाइट इसके बीच में निकालो, एंगल सेम ही होंगे, है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो अब देखो एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और रोटेट करते करते अगर मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो फिर देखो ये 0 वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेंसिटी आउटपुट पे आती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, cos स्क्वायर थीटा के। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा यहाँ पर आई नॉट, ठीक है। अभी आई नॉट क्या है, आई नॉट इज द इनकमिंग इंटेंसिटी टू द एनालाइजर, ठीक है ना। ये मैंने उसी हिसाब से लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया था। तो आई नॉट बेसिकली क्या है, आई नॉट इज द इनपुट एट एनालाइजर। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। अब देखो इसको अगर हल्का सा प्रूव करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल ये वाला डायग्राम ले लेते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस वाले केस से आते हैं। देखो ए नॉट जब इधर से आ रही है तो पूरी की पूरी पास कर ली, इसका मतलब क्या हुआ, पास एक्सिस का जो लेंथ है वो भी ए नॉट है और जो एम्पलीट्यूड है वो भी ए नॉट है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस पास एक्सिस को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब देखो ये ए नॉट थी और ये वाली जो पास एक्सिस की लेंथ है ये भी क्या है, ए नॉट है, ठीक है। इसको ए नॉट मान लेते हैं, ठीक है। ये ए नॉट है और ये ए है, ठीक है। ये थीटा है तो भाई देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा है और ये क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस मिलकर cos थीटा बनाएंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू ए नॉट cos थीटा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है a क्या है, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के। ये हमें पता है दैट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, वी नो दिस। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो विद दिस डायग्राम यू कैन आल्सो प्रूव इट, ठीक है। बट आपको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, एग्जाम में सच नहीं पूछा जाएगा, बट आपको लॉ समझ में आना चाहिए। तो लॉ में फिर से एक बार समराइज कर देता हूं, क्या है, पहली बार जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर में से निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी होगी आधी, ठीक है ना। उसके बाद जब वो किसी दूसरे एनालाइजर में से निकलेगी, या दूसरे या तीसरे या चौथे, मतलब कितनी भी बार आगे उसके बाद जब पोलराइज्ड लाइट को फिर किसी पोलरॉइड में से निकालेंगे, ठीक है, तो अब जो आउटपुट पर इंटेंसिटी आएगी वो डिपेंड करेगी कि जो पिछला पोलरॉइड था, ठीक है ना, और जो एनालाइजर है वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, उस एंगल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपको इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, बट दिस इज द समरी ऑफ मैलस लॉ, ठीक है ना। रीड करो। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑफ मैलस लॉ, एंड पढ़ना इस क्वेश्चन को, मैं इसकी समरी बता रहा हूं क्या है। क्वेश्चन की समरी ये है कि हमारे पास ना दो पोलरॉइड्स हैं, पोलरॉइड P1 एंड पोलरॉइड P2। पोलरॉइड P1 और P2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो यहां मैंने ये दो पोलरॉइड बना दिए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बीच में हम लोगों ने रखा है एक तीसरा पोलरॉइड, और वो तीसरा पोलरॉइड इस तरह से रखा है कि वो P1 के साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेरी फाइन। अब हमें ये बताना है कि तीनों पोलरॉइड्स में से निकलने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेट अस सी कि क्या होगा यहाँ पे। तो इनपुट इंटेंसिटी जो हमें दी गई है वो आई नॉट दी गई है, ठीक है। अभी ये लाइट क्या है, अनपोलराइज्ड है, ठीक है। अब अनपोलराइज्ड लाइट जब P1 में से निकलेगी तो क्या होगा, देखो वो अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी पोलराइज, और उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2। अभी यहाँ पे एंगल का कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर में से निकले किसी भी एंगल में वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि वो सारे डायरेक्शंस में हमारे पास उस समय वेक्टर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाने वाली है, आधी हो जाएगी, ठीक है। अब एंगल का कॉन्सेप्ट बीच में आएगा, तो हमें यहाँ पे देखो ये एंगल कितने डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। इस तरह से ये एंगल कितनी डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं इस इंटेंसिटी को आई नॉट बाय 2 को मान लेता हूं I1,
ठीक है। अब ये जो I1 इधर जाएगी, ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये हो जाएगी I2 अकॉर्डिंग टू मैलस लॉ, ठीक है। I2 क्या होगा, I2 होगा जो इंटेंसिटी आ रही है यानी कि I1 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पर, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1/4, तो ये क्या आ जाएगा I2 इज इक्वल्स टू I1/4। तो I1 क्या था हमारे पास I0/2, तो ये क्या आ जाएगा I0/8। ठीक है। अब अगेन मान लेते हैं ये I2 है, वो गई पोलरॉइड P2 के पास, ठीक है, और वहां से आउटपुट आ गया हमारे पास I3, ठीक है। अब देखो I3 क्या होगा, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पोलरॉइड है P3 और P2, इनके जो पास एक्सिस है वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है देखो यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री था, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है 30 डिग्री कैसे होगा, उनके लिए मैं जस्ट एक डायग्राम बना के दिखा दूं। देखो फर्स्ट केस ये था, ठीक है, ये हमारी P1 की एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी P3 की एक्सिस है, ये कुछ इस तरह से, ये एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। एंड देन वो हमारा P2 है, ठीक है, और P2 किस तरह से है इस तरह से, ठीक है। एंड अगेन यहां पर अगर आप ये चेक करेंगे तो ये लाइन है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये पैरेलल है, तो ये एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला कितना होगा 30 डिग्री। तो P3 और ये हमारा P2 कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, ठीक है। ऐसे इजीली समझ में आ रहा है, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वन लगा देते हैं, तो देखो I3 क्या आएगा, I3 विल बी इक्वल टू I2 cos स्क्वायर थीटा, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। एंड I2 की वैल्यू क्या थी I0/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I0/8, दैट इज योर I3। तो आपका I3 क्या आ जाएगा, I3 विल बी इक्वल टू 3I0/32। Okay, so it is a very important question, so many times in CBSE and boards ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और so let us do one more numerical. This numerical is exactly same as the previous one but in the reverse, है ना। एक रिवर्स टर्मिनोलॉजी इसमें यूज करेंगे। न्यूमेरिकल तुम लोग पढ़ना, मैं मीनिंग बताता हूँ इसका क्या है कि हम लोगों ने फिर से दो पोलरॉइड लिए हैं P1 P2, दोनों एक दूसरे के रखे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा P1 है, ठीक है, और ये हमारा ये है P2, दोनों फिर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इस बार हमने इंट्रोड्यूस किया बीच में P3, जो कि अगेन पहली बार की तरह ये एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो P2 से इंटेंसिटी आउटपुट निकले, ठीक है ना, आउटपुट इंटेंसिटी निकले वो 1/32 टाइम्स हो इनपुट इंटेंसिटी के, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो इनपुट पे इंटेंसिटी थी वो थी I0, तो आउटपुट पे क्या होनी चाहिए 32 टाइम्स, यानी कि I0/32, ठीक है ना। सो लेट अस मूव फर्दर। ओके, तो इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स में भी चाहे उन्होंने पूछा आपसे रिवर्स ऑर्डर में, मतलब आपको आंसर पहले दे दिया और देन आपको पीछे जाना है, बट हम लोग फॉरवर्ड ही मूव करेंगे, हम लोग उसी तरह से न्यूमेरिकल करेंगे जनरल सिचुएशन में, ठीक है। एंड देन वी विल कंपेयर आवर रिजल्ट विद दिस गिवन रिजल्ट, ठीक है। तो लेट अस डू द न्यूमेरिकल। अब ये देखो ये इंटेंसिटी है I0, ठीक है। मान लेते हैं जब पोलरॉइड P1 में से निकलेगी तो क्या हो जाएगी ये I0/2, ठीक है। इसको मैंने I1 मान लिया, ये क्या हो जाएगी I0/2, ठीक है। अब ये जो I1 इसमें से P3 में से निकलेगी तो क्या हो जाएगी, सपोज करते हैं I2 हो जाएगी, और वो I2 क्या होगा I1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और I1 कितना है हमारा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज योर I2, हो गया I2 यहाँ पे। अब जब ये I2 निकलेगा इसमें से, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, दैट I2 विल बी इक्वल टू I3 से, I2 is not equal to I3, I3 will be equal to I2 cos square 90 minus theta,
ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, I3 क्या आएगा हमारे पास, I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आपको पता ही है 90 माइनस थीटा हमने क्यों लिया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू I2 क्या था हमारे पास, I0 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। इधर देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, सबको आता है फॉर्मूला, तो लर्न करना है आपको, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ I3 इज गिवन टू यू, है ना, आपको लगेगा कि I3 कितना होना चाहिए, I3 होना चाहिए I0 बाय 32, है ना, ये आपको गिवन है। तो इस गिवन को हम इसके इक्वल रख देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो कि I0 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू I0 अपॉन 2 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। I0 से I0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 32 इट इज 16, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos थीटा sin थीटा, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये फॉर्मूला बन जाता sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाए तो बात बन जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 16 है ना, इसको लिख लेते हैं 4 into 4 और 4 उधर ले जाते हैं, यहाँ पे आप सिंपल कर लो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा दैट 1/4 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर विच इज बेसिकली इक्वल्स टू sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखो sin 2 थीटा हमारे पास क्या आ गया, 1/4, ठीक है। अब sin 2 थीटा अगर 1/4 है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। कुछ जगह कम थी तो मैंने ऐसे कर लिया, थोड़ा देख लेना इसको, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए 15 डिग्री, और इधर एंगल क्या होगा, इधर एंगल होगा 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर आपको 32 टाइम्स लाइट को कम करना है, इंटेंसिटी को, ठीक है, तो पहले पोलरॉइड के साथ एंगल बनाना होगा 15 डिग्री और दूसरे वाले के साथ क्या बनाना होगा 75 डिग्री, तो आपको लाइट क्या मिलेगी 32 टाइम्स कम मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जनरल टर्मिनोलॉजी के साथ आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, ओके, नोट। So let us move to this question, the last question of Malus law, and in this question कुछ नहीं करना, हम लोग को एक ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी वर्सेस एंगल का। इंटेंसिटी कौन सी, वो इंटेंसिटी जो एनालाइजर में से बाहर आ रही है, ठीक है, और एंगल कौन सा, एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मूला में याद है, फॉर्मूले की हेल्प से ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ बनाएंगे हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन का, कंप्लीट रोटेशन क्या होगा, 0 डिग्री से शुरू होकर वापस 360, मतलब कि पूरा एक सर्कल कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमें ना कॉस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और ऑब्वियसली आप लोगों को आती होंगी, फिर भी मैं लिख देता हूं cos 0, cos 90, cos 180, cos 270, ये सारी मेन वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो cos 0 होगा हमारा 1, ठीक है, cos 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, cos 180 डिग्री हो जाएगा -1, ठीक है, एंड cos 270 डिग्री हो जाएगा अगेन हमारा 0, ठीक है ना। एंड आगे जाएंगे तो cos 360 डिग्री फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारा cos थीटा का ग्राफ होता है, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये ग्राफ यहाँ पे बनने नहीं वाला। ग्राफ कैसा बनेगा, cos स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो लेट अस सी कि ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले अब देखो, अगर 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे अगर एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या आएगी I0, ठीक है। तो अगर ये इंटेंसिटी वाली कर्व है, x y एक्सिस रिप्रेजेंट इंटेंसिटी एंड से x एक्सिस रिप्रेजेंटिंग एंगल, तो यहाँ पर 0 डिग्री पे
मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी यानी कि आई नॉट। ठीक है, फिर हम 0 डिग्री से जब 90 डिग्री पे जाएंगे तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, यानी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0, यानी कि जब हम 90 डिग्री पे जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है ना। एंड अगेन जब आप जाएंगे 180 डिग्री पे, अब देखो जब 180 डिग्री के लिए आप वैल्यू -1 पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे वो तो +1 ही हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पे +1 हो जाएगा, अगेन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे दिस इज अगेन, ये कौन सा एंगल आ गया हमारे पास, ये एंगल आ गया हमारे पास 180 डिग्री। ये एंगल कौन सा था हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है ना। अब जब हम जाएंगे अगेन 270 डिग्री पे, देन अगेन इंटेंसिटी फिर से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी अगेन ये ग्राफ क्या हो जाएगा 270 पे 0 पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर से 360 पे जाएंगे तो 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, तो ये फिर से ग्राफ क्या हो जाएगा इस तरह से यहां पे 360। ठीक है ना। एंगल आपकी मर्जी है, आप सिंपल लिखना चाहें और रेडियंस में लिखना चाहें, एज पर योर चॉइस। ठीक है ना। तो वो आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा अगर हम लोग ग्राफ बनाए इंटेंसिटी वर्सेस दिस। ठीक है, इसको नोट करो और देखो, अगर हमें ये सारी वैल्यूज ना भी याद हो तो भी अगर मुझे स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, क्योंकि देखो यहाँ मुझे वैल्यूज तो शो करनी नहीं थी। ठीक है ना, जस्ट ग्राफ ही बनाना, तो हम कैसे बना सकते हैं, रबिंग दिस ग्राफ। ठीक है, सो सी देखो कॉस का ग्राफ सबको आता है, कॉस का ग्राफ बनता है ऐसा, ये कहां से कहां तक बना है 0 से 360 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे का काम है तो मैंने ऐसे बनाया। अब देखो अगर मैं किसी भी चीज का स्क्वायर करता हूं तो बेसिकली होता क्या है, स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो 0 से 360 तक यही पार्ट तो नेगेटिव है, ये भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा घूम के ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये घूम के ऊपर उठ गया। ठीक है ना। तो इन केस अगर आप भूल भी जाएंगे ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप वहां देखो cos थीटा का ग्राफ तो सबको आता है ना, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जेन्युइन तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो आपको याद ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे माइनस लॉ के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग एंड विस्कर्स।